दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक पंचशील के सिद्धांत। यानी पंचशील का अर्थ क्या है, इसके 5 नियम या सिद्धांत कौन से हैं तथा पंचशील समझौता कब और किसके समय में प्रभावी हुआ था, साथ ही इसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं और अंत में यह भी क्या पंचशील का सिद्धांत पूरी तरह से निरर्थक है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पंचशील का सामान्य अर्थ होता है राष्ट्रों के आपसी संबंधों के 5 नियम या सिद्धांत। राष्ट्रों का अर्थ जो है वो ये है कि सबसे पहले इसे भारत और चीन ने अपने आपसी संबंधों में अपनाया था। इसे सर्वप्रथम बांडुंग सम्मेलन में सबसे पहले इसको स्वीकृति मिली थी और भारत और चीन के बाद भारत और चीन द्वारा पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद कई राष्ट्रों ने जैसे वियतनाम, चेकोस्लोवाकिया और बर्मा यानी म्यांमार, लाओस, नेपाल और कंबोडिया ने भी स्वीकार किया था। तो आइए जानते हैं पंचशील क्या है। तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत जो है या पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य संपन्न हुआ था, लेकिन पंचशील सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पंचशील जो है वो भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत माना जाता है। पंचशील भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत है और ये पूरी तरह से जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तक्षेप का जो विश्वास है उसके आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध कायम करने के लिए पंचशील का सिद्धांत महत्वपूर्ण उपकरण की भांति कार्य करता है। तो आपको समझना चाहिए कि पंचशील जो है वो भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है और ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तक्षेप के विश्वास पर आधारित है और कुल मिलाकर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं महत्वपूर्ण उपकरण की भांति हैं। दोस्तों पंचशील के सिद्धांतों पर औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954, याद रखिएगा 29 अप्रैल सन 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता जो है वो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था, जबकि जून 1954 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ था और इसमें इन सिद्धांतों को दोबारा प्रतिपादित किया गया था। पंचशील का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है 5 आचरण या व्यवहार के नियम। पंचशील दोस्तों संस्कृत का शब्द है। पंचशील जो है एक संस्कृत का शब्द है और इसका जो संधि विच्छेद होता है पंच प्लस शील। पंच यानी 5 और शील का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार के नियम। तो पंचशील जो शब्द है एक प्रकार से इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो ये भारत के बौद्ध अभिलेखों यानी बौद्ध धर्म जो भारत में था महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, तो बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है पंचशील शब्द। और पंचशील का आशय होता है कि बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को नियमित और निर्धारित करने वाले 5 नियम, और उसी आधार पर भारत ने अपने विदेश नीति में जो 5 नियम अपनाए थे पंचशील के आधार पर कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों, उनके आपसी व्यवहार को नियमित करने वाले 5 नियम, इनको पंचशील कहा गया। अब आइए जानते हैं दोस्तों पंचशील का जो सिद्धांत है वो कौन कौन से, इसमें प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो पंचशील के 5 सिद्धांत या 5 नियम कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो इसमें पहला है एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
चौथा समानता और पारस्परिक लाभ तथा पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो हम एक एक करके इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो पहला सिद्धांत है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान, तो ये कुल मिलाकर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और क्षेत्रीय तथा आर्थिक साम्राज्यवाद की संभावना को कम करना है। इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और क्षेत्रीय तथा आर्थिक साम्राज्यवाद की संभावना को कम करना। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने और अपने आप को अखंड राष्ट्र बनाने का अधिकार है। दूसरा सिद्धांत जो अनाक्रमण का सिद्धांत है, उसमें ये माना जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने निर्णयों तथा हितों को पूरा करने के लिए उसे दूसरों से मनवाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करेगा। और तीसरे सिद्धांत के अंतर्गत यह विश्वास दिलाया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों का प्रबंध स्वतंत्र रूप से कर सकता है तथा किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाह्य हस्तक्षेप का भी खंडन किया गया है। चौथा जो सिद्धांत है उसकी मान्यता है कि दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को शांति और तनाव विरोधी तथा युद्ध विरोधी साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी राष्ट्रों के बीच समानता और पारस्परिक लाभदायक संबंधों की स्थापना पर बल दिया गया है। कोई भी राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो एक दूसरे राज्य के समान है तथा उसे समानता और पारस्परिक हित के आधार पर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध संचालित करने का समान अधिकार है। पांचवा सिद्धांत इस बात को मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो जीवन होता है वो सभी के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आदर्श और प्राकृतिक शर्त है। यह सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि विभिन्न देशों में चल रही राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच सामाजिक आर्थिक मतभेदों के बावजूद भी राज्य जो हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं तथा मित्रता और सहयोग विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का यह सिद्धांत मानता है कि शांति तथा विकास जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं और जब राष्ट्रों के बीच शांति और संबंध बना रहेगा तभी उनका विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तक्षेप द्वारा शांति का सिद्धांत है। यह राष्ट्रों के बीच अच्छे मैत्रीपूर्ण व्यवहारपूर्ण सहयोगात्मक संबंधों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। और इन सिद्धांतों के अगर जो हम सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के ऊपर ध्यान दें तो इसमें से जो पहला जो सिद्धांत है एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान, ये एक सकारात्मक सिद्धांत है। एक दूसरे पर आक्रमण न करना ये नकारात्मक सिद्धांत है। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना ये भी नकारात्मक है। तो कुल मिलाकर दो सिद्धांत जो हैं एक दूसरे पर आक्रमण न करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दो इसके नकारात्मक सिद्धांत हैं और तीन सकारात्मक सिद्धांत हैं पंचशील के अंतर्गत। दोस्तों, पंचशील संधि ने भारत चीन के बीच तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। पंचशील का जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता या संधि, इसने भारत और चीन के बीच के तनाव को काफ़ी हद तक दूर करने में मदद किया था और इसके बाद भारत और चीन के बीच जो है व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल भी मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे क्योंकि ये माना गया था कि दो सभ्यताएं आपस में एकजुट होकर पूरे विश्व और मानवता के विकास के लिए कार्य कर सकती हैं। लेकिन ये जो विश्वास था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, ये बहुत जल्द ही ये भावना वाष्प बनकर उड़ गई। 1959 में तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में जो दलाई लामा थे उनके अनुयायी तिब्बत से भागकर भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दिया और यहीं से भारत चीन के संबंध खराब होते गए और इसके आधार पर चीन ने ये माना कि भारत ने पंचशील का उल्लंघन किया है, यानी उसने उस चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। इसलिए इसी के बाद 1962 में
चीन ने भारत के विरुद्ध एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी और इसमें भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। दोस्तों, यद्यपि पंचशील समझौता जो है वो भारत चीन ने आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए किया था, लेकिन चीन ने इन सिद्धांतों का गलत फायदा उठाया था और पंचशील का उसने अपने हितों के रूप में एक तरफा उपयोग किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचशील के सिद्धांतों की वैलिडिटी केवल 8 साल की थी। पंचशील के सिद्धांतों की वैलिडिटी 8 साल थी। ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये समझौता 1954 में हुआ था और ठीक 8 साल बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील की आत्मा को ख़त्म कर दिया था और कुल मिलाकर पंचशील की आत्मा मर गई थी जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, भारत का विश्वास नहीं डगमगाया और भारत आज भी आपसी संबंधों में इन सिद्धांतों को स्वीकार करता है। कुछ आलोचकों का ये भी मानना है कि ये केवल आदर्शात्मक सूत्र मात्र हैं। जो पंचशील के सिद्धांत हैं, आलोचकों का मानना है कि ये केवल आदर्श हैं, वास्तविक नहीं हैं। ये केवल आदर्शात्मक और नैतिक सूत्र हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता पर आधारित नहीं होते हैं बल्कि यथार्थ और वास्तविकता से संचालित होते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये वास्तविकताओं को भी स्वीकार नहीं करता है, जबकि कुछ लोग इसे मात्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकतावाद की संज्ञा देते हैं। अंत में दोस्तों, निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शांति, सुरक्षा तथा संबंधों के संचालन में पंचशील की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिद्धांत राष्ट्रों के बीच हस्तक्षेप, अनाक्रमण और परस्पर शांति तथा सहयोग पर बल देते हैं। तो भले ही इनकी व्यवहारिकता संदिग्ध हो, ये केवल आदर्शात्मक सूत्र या नैतिक विचार मात्र हों, लेकिन जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो राष्ट्रों के बीच हस्तक्षेप, अनाक्रमण, परस्पर शांति और सहयोग का बल देते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से आदर्शात्मक और नैतिकता का सिद्धांत अधिक है और इसे राष्ट्रों के व्यवहार में पूर्ण रूप से या व्यवहारिकता में लागू नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पंचशील के बारे में अंत में आप ये कह सकते हैं कि चूँकि पंचशील आदर्शात्मक या नैतिक सिद्धांत हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता या यथार्थ में लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी राष्ट्रों के व्यवहार, उनके संबंधों में शांतिपूर्ण संबंधों के संचालन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण हम कह सकते हैं कि पंचशील का सिद्धांत निरर्थक नहीं है, इसकी सार्थकता है और राष्ट्रों के बीच शांति, सहयोग और पारस्परिक सह अस्तित्व तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के संचालन या उनके नियमन के लिए पंचशील के ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना पंचशील के सिद्धांत क्या हैं और भारत और चीन के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ था वो क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें।